हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। बात करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और वो कौन कौन सी खबरें हैं, वो कौन कौन से एडिटोरियल्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। और देखा जाए तो पैसेज के फॉर्म में पूछा जाएगा तो सीधा सीधा उठा के दिया जा सकता है आपको, या इनडायरेक्टली मिला के पैसेज बन जाएगा। तो हर एक खबरों पे हमें नज़र रखनी होगी और उनके बारे में अच्छे से जानकारी, उनका बैकग्राउंड, उनका स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर, तो हर एक चीज़ को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं फिर से जो कल आपका रेलवे एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बारे में अब खबरें आती रहेंगी। ठीक है, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, नॉट ओनली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, क्या हुआ, कहाँ घटना घटी, कैसे घटी, इसके बारे में उतना हमें अवेयर नहीं रहना है। हमें इसके बैकग्राउंड में जाके काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। जैसे कि आपको पता है कि एक्सीडेंट वगैरह को रोकने के लिए सरकार ने, या देखो कई सारे इंस्टीट्यूट मिलके, आईआईटीएंस की टीम मिलके एक कवच प्रोग्राम बनाया, आपका एक टूल्स के रूप में ले आए कि अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हमें पहले से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपका लोको पायलट अलर्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा। अगर ऐसी आशंका रहेगी कि एक ही ट्रैक पे दो ट्रेनें आ रही हैं, उनकी टकराने की पॉसिबिलिटी है, तो ये सब फीचर्स आपके कवच में था, लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं किया गया। उसको देखा जाए तो लार्ज लेवल पे अभी तक जो आपके वैष्णो जी हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी ऑल इंडिया लेवल पे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका है। लगभग आपको देखा जाए तो 1500 किलोमीटर पे ही इंस्टॉल किया गया है कवच को। ठीक है, बाकी वो भी साउथ जोन में, तो अभी पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये सारी बातें हुई हैं यहाँ पे और इसको लेके सवाल उठाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये बोली गई है कि ह्यूमन एरर, ठीक है, यानी जो लोको पायलट ने गलती की, तो एक छोटी सी गलती की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें गई। अब आप कहोगे सर सैकड़ों, तो यहाँ पे 10 लिखा है, कल 9 लिखा था, तो काफ़ी लोग मारे गए हैं। सरकारें छुपाती हैं, ठीक है, आंकड़ों को, ताकि उनकी बदनामी ना हो। ये पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कवच के बारे में जो बात हुई, द कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इज एट टू बी इंस्टॉल फॉर द रीजन्स रेल नेटवर्क। अभी लिमिटेड देखा जाए तो ट्रैक पे ही इसको इंस्टॉल किया गया है, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, कई सारी खामियां भी हैं। ठीक है, सिस्टम को पूरी तरीके से देखना और उसको सही करना। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखा जाए तो पूरा आपका पूरा रेलवे सिस्टम, ठीक है, स्किल्ड देखा जाए तो आपके जो मैन पावर है, वर्कफोर्स मैन पावर जो यहाँ पे है देखा जाए तो वो भी काफ़ी कम है। ठीक है, अगर कम है, अनस्किल्ड भी कई लेवल पे देखा जाता है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। रेलवे ट्रैक्स को हमें बेहतर करना होगा। ठीक है, कोचेस को बेहतर करने होंगे कि एक्सीडेंट वगैरह में हो जाए, जैसे देखिए आपके कार की टक्कर हो गई, एयर बैग्स खुल जाते हैं, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर भी कुछ लेवल तक प्रोटेक्शन देनी होगी। और इस तरीके की घटनाएं जो होती रहती हैं उनमें भी कमी लानी होगी। अगर इस तरीके से होता रहा तो लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। तो जब विश्वास कम हो जाएगा तो यात्रा करना लोग कम कर देंगे तो इकोनॉमी पे सीधा इफेक्ट पड़ेगा। बैकबोन कहा जाता है आपका इकोनॉमी का, और देखा जाए तो लोगों के ट्रैफिकिंग का, आने जाने का, हर एक चीज़ का, लोगों का दूर दूर तक आना जाना, भाई रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट मोड्स है, लोग आना जाना कम कर देंगे। माइग्रेशन होता, देखो लोग एक दूसरे जगह आते जाते हैं फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ें काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। मोस्टली देखा जाए तो रेवेन्यू सोर्स, रेवेन्यू है हमारे देश का रेलवे वगैरह, तो ये सब चीज़ें सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे चीज़ें, हर एक चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी जो हमारे लिए काम की होगी। और खबरें रही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, खबरों में दो चार ही हैं, बाकी एडिटोरियल पोर्शन वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको हम लोग देखेंते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। अब आएगी आपके लिए काम की न्यूज़, जो एडिटोरियल पोर्शन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये भी आपकी ऐसे ही न्यूज़ हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, आपके एडिटोरियल पोर्शन में G7 से, समिट से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज हमारे लिए है, बूमरैंग इफेक्ट इन दिस जनरल इलेक्शन एंड हाउ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसको जरूर आप पढ़िए, देखिए। इसमें वही सारी बातें की गई जिनके बारे में देखिए ना, कुछ एडिटोरियल्स होते हैं घुमा फिरा के उसी के बारे में ही, जो इंपॉर्टेंट जनरल इलेक्शन हो गया, क्रिटिसाइज, देखिए अभी हमने शशि थरूर का पढ़ रहे थे, तो उसमें भी क्रिटिसाइज़ किया गया है, जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें भी इसी तरीके की बातें की गई है, क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, उसके साथ साथ बताया भी की गया है कि किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन, अपोजिशन, आपके जो सारे इशूज़ हैं
ठीक है। अगर आप उसको सही ढंग से नहीं हैंडल करेंगे तो अपोजिशन को भी एक मौका मिल जाएगा आवाज़ उठाने का, गलत के प्रति आवाज़ उठाने का, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे देखा जाए तो बातें हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर पढ़िए और इसको अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए। जो यहाँ पे बताया गया है, जो हिंदुत्व इनका वर्जन था, हिंदुत्व के बेसिस पे चाहते थे कि शायद हम अपने चुनाव को अपनी तरफ मोड़ लेंगे, और यहाँ पे जस्ट उल्टा देखने को मिला, ठीक है। हिंदू में ही पोलराइजेशन हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं साफ साफ लिखा 24 वर्डिक्ट हैज प्रूव्ड दैट हिंदुत्व पॉलिटिक्स हैज एंडेड अप पोलराइजिंग हिंदूज इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग देम। इनको लगा कि सब एक हैं, हमने मंदिर बनवा दिया तो बस मंदिर के नाम पे हमें वोट मिल जाएगा कि हमने राम को ले आए। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। इन लोगों ने अपने इश्यूज को ध्यान में रखा, हमारी जो ज़रूरतें थी वो नहीं पूरी हुई, हमको क्या लेना देना, हमारे पेट थोड़ी ना, जैसे राम कहने से अगर हमारा पेट भर जाता तो सबने बटन दबा दिया होता, या लोगों की 2 वक्त की रोटियां छीनी गई तो जैसे राम से तो पेट भरेगा नहीं ना, रोटियों का तो जुगाड़ होगा ही। कितने लोगों को देखिए कहा जाता है या देखा भी गया है, सारी चीज़ें सामने आई भी हैं धीरे धीरे करके ना, जब घटनाएं घट जाती तब सामने आती हैं। इलेक्शन से पहले चीज़ें उतनी सामने नहीं थी, लेकिन बाद पता चला अच्छा कुछ रीज़न और ही रहा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें सामने आई। तो इन सब के बारे में बातें हैं यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। और ये आपका न्यू डायनेमिक्स देखा जाए तो G7 की बातें यहाँ पे की गई है अभी हाल ही में। G7 जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनकी बैठक हुई, ठीक है, इटली में। तो मेलोडी ठीक है, वहाँ के पीएम और हमारे यहाँ के मोदी जी उतना ज़्यादा वायरल हो गए जितना G7 नहीं हुआ, ठीक है। आज के समय में पूछ लेंगे बच्चों से, ज़रा बताइए G7 के बारे में, नहीं बताएंगे। जितना चर्चा हो मेलोडी के बारे में, भाई जो चीज़ ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गई उसी के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे इंडिया ने प्ले किया, और कई समय से देखा जाए तो G7 में भागीदारी भारत कर रहा है। क्यों, यहाँ पे देखोगे तो G7 जो डेवलप्ड नेशन है वो इकोनॉमीज यहाँ पे है, ठीक है। यूके हो गया, यूएस हो गया, ये लोग हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया का, ठीक है, इंडिया का जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन था कई माने में यहाँ पे असरदार है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी देख रहे हैं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। टॉप 5 टॉप 4 कंट्रीज़ में हम आ रहे हैं, ठीक है। मार्केट हमारा इतना बड़ा बिग साइज होते चले जा रहा है। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो कोविड-19 आपका असरदार रहा काफ़ी दुनिया भर में, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, मतलब हर सबको चपेट में लिया आपका कोविड-19। तो उसकी वजह से स्लो डाउन रहा काफ़ी आपके वेस्टर्न कंट्रीज़। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन से भी गुजर रहा है वेस्टर्न जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, G7 की कंट्रीज़ हैं। तो इनको भी अब लग रहा है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, या फिर देखा जाए जिनका बाजार बड़ा है हमारे लिए, तो उनको भी हमें साथ में लाना होगा। चाइना रसिया को भी काउंटर करना होगा। चाइना रसिया भी इसका एक देखा जाए तो बहुत बड़ा काउंटर पार्ट बन चुका है, ठीक है। बन चुका है मतलब एक यहाँ पे साथ में इंडिया को साथ में जोड़ने पे, ठीक है। चाइना को कम देखा जाए तो चाइना की मार्केटिंग को डाउन करना, चाइना बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पे स्लो डाउन है। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बैठक वगैरह हुई थी, और जो इम्पोर्टेंस इंडिया की यहाँ पे बढ़ रही है, तो कई मामलों में इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम फॉर अ सेंसस कम व्हाट में, ठीक है। आपको पता है कि सेंसस अभी भी जनगणना क्या 2021 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो सरकार इतना लेट क्यों कर रही है, इसके पीछे भी कई सारे कारण, कई सारे क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि 2026 में इंडियन लिमिटेशन होना था कि ये आपका क्या होगा, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, तो वो सब जनगणना के आधार पे ही, आपके पॉपुलेशन के आधार पे ही होती है। तो 2026 में इसका टाइमिंग है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इसलिए लेट कर रही है, क्योंकि क्या होगा, जब आप डिलिमिटेशन वगैरह करोगे तो इसमें सीटें वगैरह बढ़ जाएंगी। जैसे आज के समय में 1 लोकसभा सीट है, तो यहाँ पर जनसंख्या वगैरह बढ़ गई तो इसको 2 बना दो। तो इस एरिया में अगर आपका क्या है, पहुंच है, आपके वोट बैंक है, तो वो 2 सीटों में बढ़ गई, तो 2-2 सीटें यहाँ मिल गई, एक की जगह 2। तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने के पीछे भी इसका कारण देखा जा रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं, और जो कि एक तरीके से अपोजिशन के बारे में भी बोला जा रहा है कि अपोजिशन को भी एक बड़ा मौका है कि इस पर आवाज़ उठाए और जल्द से जल्द इसको पूरा करने के लिए सरकार को इंसिस्ट करे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे आपके लिए, ये रहा काफ़ी स्थिति नाजुक करने वाला खबर है। डज H5N1 पोज अ थ्रेट फॉर ह्यूमंस। इसके वायरस वगैरह काफ़ी बड़े लेवल पे देखा गया है। इवन अमेरिका में
कई जगहों पे नोटिस किया गया है, कई सारे लोग इससे संक्रमित भी हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका वो एक वायरस कोरोना ने तबाही मचाई थी, तो ये भी तबाही मचा सकता है। कई सारी जाने गई हैं, मेनली देखा जाए तो अभी ये कैटल टू ह्यूमन है, इसका ट्रांसमिशन जो हो रहा है कैटल टू ह्यूमन है, तो ये ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे इंडिया के भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में, जैसे केरला में देखा जाए अल्पुजा, कोट्टयम एंड पथनामित्था इन केरला, जहाँ पे आपके वाटर बॉडीज थी, माइग्रेटरी बर्ड्स, फ्लोज, वहीं पे ही इसका ज़्यादा ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे कैटल एंड ह्यूमन दोनों हो, और ट्रांसमिशन भी होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये सब बातें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। लगभग देखा जाए तो 900 से ज़्यादा केसेस आपके आ चुके हैं अप्रैल से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे the district, these are the districts where water bodies, microbirds, flows integrated forms part of the ecosystem have reported H5N1 outbreaks in 19 places since अप्रैल से कई सारी जगहों पे इसको नोटिस किया गया है। द वायरस सीम्स टू स्प्रेड फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमन, ठीक है, बर्ड्स टू ह्यूमन में जाएगा। हमारे यहाँ देखा जाए तो मुर्गे वगैरह में इसकी वायरस को टेस्ट किया गया है। तो ये देखा जाता है कि आपके जहाँ कैटल, जहाँ दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हो, दूध, कच्चे दूध वगैरह से भी ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये सब हमें बचा के रखना होगा, देख के रखना होगा, पेस्चराइज मिल्क वगैरह, ठीक है, यूज़ करना होगा। तो ये सारी बातें किस तरीके से ये काफ़ी डेंजरस है, किस तरीके से है, तो देखा जाए तो इसका इमरजेंस वगैरह जब हुआ था ना 1996 में हुआ था, H5N1 हैज़ रिजल्टेड इन द मास किलिंग ऑफ बिलियंस ऑफ वाइल्ड बर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स वगैरह मारे गए। तो उसके बाद से चीज़ें सामने आई, और आज देखा जाए तो यूएस के लगभग 12 स्टेट्स में ये फैल चुका है। और देखा जाए तो किस तरीके से इसका ह्यूमंस में रिस्क है, क्या सिम्टम्स वगैरह हैं, ये भी आपको देखना होगा, ठीक है। WHO बिटवीन द 2003 से लेके 2024 तक देखा जाए तो 900 ह्यूमंस इंफेक्टेड हो चुके हैं H5N1 वायरस से, ठीक है। लगभग 23 कंट्रीज में इसका असर भी देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें पढ़िएगा, ठीक है। व्हाट आर द सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होगा, आपको कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, फीवर आएगा, आपको निमोनिया हो सकता है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कतें आ सकती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, इतना जानवरों के टच में भी नहीं रहना होगा, पक्षियों के टच में इतना नहीं रहना होगा। तो ये मेनली देखा जाए तो आपका किससे है, आपके जो पालन, हम लोग पशुपालन वगैरह करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही, चूहे हो गए, ठीक है, और भी एक दो आपके एनिमल्स हैं, तो उनके टच से ये दिक्कतें, जिससे ज़्यादा टच में ह्यूमन रहता है ना, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। नेसेसरी प्रिकॉशंस वगैरह भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्या कि यहाँ पे आप देखोगे ना, इंपॉर्टेंस को जब पढ़ोगे तो यहाँ पे है पीपल शुड अवॉइड अनप्रोटेक्टेड एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बर्ड्स या एनिमल्स और दे आर कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट। तो उनको आपको संभाल के रखना होगा। ऐसी जगह आपको लगता है कि यहाँ पे क्या है, वायरस के लक्षण पाए गए हैं या कुछ लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं, तो आप पूरी तरीके से, जिस तरीके से आप कोरोना पीरियड में अपने आप को आइसोलेटेड रखते थे, तो उस जगह से आप पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाइए, दूर हो जाइए, और अपने आप को बचा के रखिए। अंडे वगैरह, मांस वगैरह पूरी तरीके से उबाल के खाना है, कच्चे फॉर्म में, रॉ फॉर्म में आपको नहीं करना है, तो उसके चांसेस वहाँ पे बन जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए आपको आ जाता है, हिमाचल प्रदेश में आग की घटनाएं देखा जाए तो जंगल काफ़ी बड़े लेवल पे जल रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, हाउ कैन हिमाचल प्रदेश फाइट अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। अगर जंगलों में आग लग रही है, उसके पीछे कारण तो देखा जाए तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं, और उसके साथ साथ आपके नेचुरल रीज़न भी हैं, ठीक है। जो आपका देखा जाए तो ह्यूमिडिटी लेवल और मॉइस्चर का लेवल बढ़ जाना, ठीक है, गर्मियों का लेवल आप देख ही रहे हैं, ह्यूमन के द्वारा भी कुछ गतिविधियां हैं, सिगरेट जला के फेंक दिए, अनवांटेड आप वो लगा लिए, कैंप वगैरह लगा लिए बिना किसी ज़रूरत के, ठीक है, वहाँ पे आग जल रही है, धीरे धीरे पकड़ लिया पत्तियों में, फिर जंगल चल गया। तो ये खबरें देखी गई यहाँ पे 1684 फॉरेस्ट फायर सिंस अप्रैल 15 अप्रैल से देखा जाए तो 1684 इसकी घटनाएं आपकी नोटिस की गई हैं, और ये लगभग 17,000 से ज़्यादा हेक्टेयर जंगल आपके तहस नहस हो गए हैं। तो इसमें आप समझ ही सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, जितनी ब्रीड्स वगैरह हैं सब खत्म हो जाती हैं। फ्रॉम 2001 से लेके 2023 तक देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश हैज लॉस्ट 957 हेक्टेयर्स ऑफ ट्रीज कवर फ्रॉम फायर्स एंड 4.37 थाउजेंड हेक्टेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर ड्राइवर्स ऑफ लॉस, यानी इतना नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो हाउ डू फॉरेस्ट
फायर स्टार्ट्स इन द स्टेट, कैसे, तो यहाँ पे रीजन वगैरह आपके बताए गए हैं। तो समर देखा जाए तो अभी हिमालयन रीजन में देखा जाए तो ड्यूरिंग द प्री मानसून समर पीरियड ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू द रिजल्टेंट डिप्लेशन ऑफ द स्नो मेल्ट वाटर मॉइस्चर कंडीशंस ऑफ द प्री मानसून सीजन कैरेक्टराइज्ड बाय द रेन स्टॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो नेचुरल की वजह से हो गया, बाकी कुछ मैन मेड भी है। ठीक है, सिगरेट जला देना, कुछ आग लगा देना कहीं। ठीक है, कुछ लोग तो जंगल को साफ करने के चक्कर में लकड़ियों की ज़रूरत है या किसी चक्कर थोड़ा बहुत आग लगा दिए, बाकी पत्तियाँ उत्तियाँ जल गई, पेड़ खड़ा है, उसको ले जाके अपने चूल्हा वगैरह में यूज़ करते हैं खाना पीना बनाने के लिए। तो पहले तो परंपरा थी, प्रथाएं थी। ठीक है, अधिकार हुआ करता था कि आप जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज के समय जो देखा जाए तो क्या है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, जब आप देखोगे 1853 में जब आपका रेलवे नेटवर्क शुरू हुआ, ठीक है ना, तो उस समय से ही जंगलों को काटना, उनके साथ एक तरीके से किस तरीके डिफॉरेस्टेशन क्रिएट करना, जो लकड़ियाँ वगैरह काटी जाती थी, देवदार की लकड़ियाँ वगैरह होती ना नहीं थी, जो स्लीपर्स हुआ करते थे पहले। जो ट्रैक आज के समय आप रेलवे के ट्रैक वगैरह देखते होगे तो सीमेंटेड वगैरह का होता पूरी तरीके से, पहले लकड़ियों का हुआ करता था जिस पे पटरियाँ बिछाई जाती थी। तो वो सब लकड़ियाँ बड़े लेवल पे काटी गई। यहाँ पे ये डेटा आप जाके पढ़ सकते हैं। 1853 से लेकर 1910 के बीच देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अबाउट 80,000 किलोमीटर्स आप रेलवे ट्रैक वगैरह बनाए गए। तो उसमें जो लकड़ियाँ लगी ट्रैक को बनाने में, तो बड़े लेवल पे पेड़ वगैरह काटे गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लकड़ियाँ, 21,35,000 यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह लगे थे। तो अब क्या करना चाहिए, तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट द पीपल एंड कम्युनिटीज हु हैव लिव्ड अराउंड द फॉरेस्ट। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वहाँ के लोगों को, वहाँ पे कम्युनिटी को शामिल करना चाहिए कि आपका भी अधिकार है, आपका भी ये परिवार है, यानी जंगल है जो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा उनका अपनत्व जुड़ेगा। अब जब उनका अपनत्व नहीं रह गया, उनको उससे हटा दिया गया कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तो आग वगैरह लग जाएगी, खुद ही नहीं बताएंगे कौन लगाया, कैसे लगा, क्या हुआ। कम से कम उनको बताओगे कि आपकी संपत्ति है, आपका सब कुछ है। तो कुछ अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी के बाहर के लोगों के द्वारा कुछ होता है तो बताएंगे तो नहीं, व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण है, बताएंगे तो कम से कम एटलीस्ट। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है कि उनको भी मैनेजमेंट का प्रोसेस बनाना पड़ेगा। और राइट्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी हैव बीन पीरियडिकली कर्टेल्ड, ये भी खत्म। शुरू में कई सारे इनको वो भी मिला करती थी, कंसेशंस हो गए या उनको राइट्स मिलते थे यूज़ करने का रिसोर्सेस, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो इसकी वजह से कई सारे रीजन हैं जो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखोगे और पढ़ने की कोशिश करोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारी खबरें ऐसे ही हैं। यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह है, यहाँ ये सब क्या आपके लिए काम की चीज़ ही नहीं, बम थ्रेट वगैरह मिल रहा है। फिर वही जो हमने बात किया था ना कवच के बारे में, तो ये कवच के बारे में ही यहाँ पे सारी बातें दी गई हैं कि भी पूरी तरीके से इसको इंस्टॉल नहीं किया गया है, जबकि 2016 में ही कवच बन गया था, 2020 में एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब लेकिन उसके बाद भी देखते हैं 4-6 साल 8 साल का समय हो गया, अभी भी सिर्फ और सिर्फ 1,500 किलोमीटर पे ही कवच को इंस्टॉल किया गया है, जो कि काफ़ी चिंताजनक बात है। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट सारी खबरें हो गई हैं आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं जो जो काम की चीज़ें हैं। एक लास्ट में आपको और मिलेगा मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड, देखा जाए तो प्री हिस्टोरिक लेवल से किस तरीके से दफनाया जाता था, फिर उसमें क्या क्या रिस्क देखने को मिलते थे। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी आपको, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट कल भी देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें रही। ठीक है, बाकी आपको इंडियन एक्सप्रेस का मैं भेज दूंगा पीडीएफ, उसको भी पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या क्या खबरें होंगी उसमें भी हाईलाइटेड कर दूंगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं। कोर्स पूरी तरीके से आपके लिए तैयार है, एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, जल्द से जल्द इनरोल कीजिए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए, सफल होइए और जीवन में आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।